गुड मॉर्निंग दोस्तों। आंदोलन तो प्रश्न 1, किसकी अध्यक्षता वाली कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ? लाला लाजपत राय। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी प्रेरणा से असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में इसकी पुष्टि कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 2, पाकिस्तान का विचार किसके द्वारा प्रशस्त किया गया? मोहम्मद इकबाल द्वारा। प्रायः कवि और राजनैतिक चिंतक मोहम्मद इकबाल को मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र के विचार का प्रवर्तक माना जाता है। सर्व इस्लाम की भावना से प्रेरित होकर इकबाल ने वर्ष 1930 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में कहा था, यदि यह सिद्धांत स्वीकार कर लिया जाता है कि भारतीय मुसलमानों को अपने देश में अपनी संस्कृति और परंपराओं के पूर्ण और स्वतंत्र विकास का अधिकार है, तो मेरी इच्छा यह होगी कि पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक पृथक राज्य बना दिया जाए। ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर अथवा बाहर एक उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य का गठन मुझे कम से कम उत्तरी पश्चिमी भारत में मुसलमानों का अंतिम लक्ष्य प्रतीत होता है। यद्यपि भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रहमत अली ने अपने पत्र, जिसका शीर्षक था नाउ आर नेबर, में प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 3, 20 अगस्त 1917 में मॉन्टेग्यू द्वारा अपनी प्रसिद्ध घोषणा में निम्न में से कौन सा कारक नहीं था? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को संविधान के दायरे में रखना, उस समय जारी युद्ध में भारतीय सहायता की बड़ी आवश्यकता थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व मुस्लिम लीग की एकता को भंग करना, मेसोपोटामिया इंक्वायरी आयोग के द्वारा भारतीय सरकार पर कठोर अभियोग लगाना। तो सही आंसर है ए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को संविधान के दायरे में रखना। भारत सरकार अधिनियम 1909 भारतीयों के स्वशासन की मांग को पूर्ण न कर सका। सांप्रदायिक आधार पर मतदान प्रणाली की नीति से भारतीयों में असंतोष था। विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को भारतीय सहायता की बड़ी आवश्यकता थी। मेसोपोटामिया इंक्वायरी आयोग के द्वारा भारतीय सरकार पर कठोर अभियोग लगाना, जिसमें अंग्रेजों को भारत में शासन के लिए अक्षम बताया गया तथा भारतीयों में होम रूल आंदोलन से जागृति फैलाना इत्यादि कारणों से तत्कालीन भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार से प्रस्तावित सुधारों की घोषणा की, जिसमें भारत को स्वतंत्र डोमिनियन की स्थिति प्रदान करने की बात की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस नेता ने सरकार द्वारा की गई ज्यादतियों को शेर जैसी हिंसा कहा था? महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने 29 जनवरी और 7 फरवरी 1942 को लॉर्ड लिथगो को पत्र लिखे और पत्र में सरकार द्वारा की गई ज्यादतियों को शेर जैसी हिंसा कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई। गांधी जी ने इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया। इस आंदोलन के बारे में लोगों के कई मत थे। सरदार पटेल ने आंदोलन के बारे में लिखा, भारत में ब्रिटिश राज्य के इतिहास में ऐसा विप्लव कभी नहीं हुआ जैसा कि पहले 3 वर्षों में हुआ। लोगों की प्रतिक्रिया पर हमें गर्व है। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रिटिश नमक एकाधिपत्य के चौराहे अभिशापों में महात्मा गांधी ने निम्न में से किसको उल्लेखित नहीं किया? लोगों को अधिक नमक प्रयोग करने के लिए मजबूर करना, इस पर नहीं किया, जबकि यह एक सरल मूल्यवान ग्रामीण उद्योग से लोगों को वंचित करती है। सही है। प्रकृति ने जो संपदा बहुतायत में दी है उस पर अनियंत्रित विनाश, यह भी सही है। भूखे लोगों से 1000% से भी अधिक वसूल करना, ऐसा कभी सुना नहीं गया। तो आइए देखते हैं इसका अगला। ब्रिटिश नमक एकाधिपत्य के चौराहे अभिशापों में महात्मा गांधी ने निम्नलिखित 4 बिंदुओं का उल्लेख किया है।
यह एक सरल मूल्यवान ग्रामीण उद्योग से लोगों को वंचित करती है। प्रकृति ने जो संपदा बहुतायत में दी है उसका अनियंत्रित विनाश, भूखे लोगों से 1000% का वसूल करना, इसे खुद नष्ट करने का अर्थ है अधिक राष्ट्रीय व्यय, जबकि लोगों को अधिक नमक प्रयोग के लिए मजबूर करना इसमें शामिल नहीं था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में निम्नलिखित आंदोलनों पर विचार करें। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, रौलट एक्ट। तो सही आंसर है ए। पहले रौलट एक्ट हुआ, फिर खिलाफत आंदोलन, इसके बाद असहयोग आंदोलन। रौलट एक्ट मार्च 1919, खिलाफत आंदोलन 1919 से 1920, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920। 7 जुलाई 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल गठित हुए थे। जुलाई 1937 में 6 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल गठित हुए थे। ये प्रांत थे मद्रास, बम्बई, मध्य भारत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। बाद में चलकर पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस के मंत्रिमंडल बनाए गए। किसने प्रसिद्ध नारा वंदे मातरम को वंदेंदा मातरम के नाम से स्वीकृत किया? तो स्वामी सहजानंद ने। स्वामी सहजानंद ने प्रसिद्ध नारा वंदे मातरम को वंदेंदा मातरम साथ ही समीकृत किया था। वे भारत के राष्ट्रवादी नेता एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वे भारत में किसान आंदोलन के जनक थे। वे आदि शंकराचार्य संप्रदाय के सदनामी सन्यासी अखाड़े के दंडी सन्यासी थे। उनके राजनैतिक जीवन की गतिविधियां बिहार में अधिक संचालित थी। क्वेश्चन नंबर 9। 1938 में पारित ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट का संबंध मुख्य रूप से संबंधित था हड़तालों पर रोक से। 1938 में पारित ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट का संबंध मुख्य रूप से हड़तालों पर रोक से संबंधित था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई। वर्ष 1926 में ट्रेड यूनियन अधिनियम के तहत हड़ताल को वैध मान लिया गया था, लेकिन ट्रेड यूनियन की अधिक सक्रियता के कारण ट्रेड डिस्प्यूट अधिनियम पारित करना पड़ा। इससे मजदूर यूनियन की एकता अवश्य ही प्रभावित हुई। निम्न जाति आंदोलन वाल्मीकि आंदोलन का प्रमुख केंद्र था दिल्ली। निम्न जाति आंदोलन वाल्मीकि आंदोलन का प्रमुख केंद्र दिल्ली था। वाल्मीकि आंदोलन का संबंध भंगी जाति से है। वर्ष 1926 में प्रथम वाल्मीकि सभा का आयोजन दिल्ली में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की नींव निम्न में से एक ने रखी, तो वो है B.R. अम्बेडकर ने। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की नींव B.R. अम्बेडकर ने रखी थी। इस पार्टी में 1937 में आम चुनाव में हिस्सा लिया था। इस चुनाव में अनुसूचित जातियों की अधिकांश सीटें भी कांग्रेस ने जीत ली थी, सिवाय बम्बई के, जहां अम्बेडकर की इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी ने हरिजनों के लिए आरक्षित 15 सीटों में से 13 पर जीत हासिल की थी। क्वेश्चन नंबर 12। औपनिवेशिक भारतीय इतिहास में तेलंगाना आंदोलन संबंधित था किसान आंदोलन से। औपनिवेशिक भारतीय इतिहास में तेलंगाना आंदोलन किसान आंदोलन से संबंधित था। तेलंगाना का आंदोलन 1946 से 1951 तक हुआ था। यह जमींदारों, साहूकारों, व्यापारियों तथा निजाम के अधिकारी वर्ग से विरुद्ध था। भावी आंदोलन को किसने पवित्र युद्ध कहा? सैयद अहमद बरेलवी ने भावी आंदोलन को पवित्र युद्ध कहा। भावी आंदोलन के एक नेता मौलवी अब्दुल अजीज ने यह फतवा जारी किया कि भारत एक दारुल हर्ब है और इसे दारुल इस्लाम बनाने की आवश्यकता है। इसी दौरान बरेलवी ने ब्रिटिशों एवं अन्य गैर मुस्लिम सेनाओं के विरुद्ध पवित्र युद्ध में क्षेत्रीय मुसलमानों को सहयोग देने के लिए कहा था। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के संस्थापक थे, तो वो है फजलुल हक थे। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के संस्थापक फजलुल हक थे। इनका पूरा नाम मौलवी अब्दुल कासिम फजलुल हक था। इन्हें बंगाल के टाइगर के रूप में भी जाना जाता था। ये बंगाल यानी पूर्वी पाकिस्तान के मुख्यमंत्री रहे थे। इन्होंने अप्रैल 1936 में कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन भारत में मजदूर संघ आंदोलन से जुड़े थे? बीपी वाडिया, एनजी जोशी। डी सही है, 1 और 2। दिए गए विकल्पों में बीपी वाडिया एवं एनजी जोशी भारत के मजदूर संघ आंदोलन से जुड़े थे।
बीपी वाडिया जो एनी बेसेंट के सहयोगी थे, मद्रास लेबर यूनियन के अध्यक्ष थे। एन.एम. जोशी ने वर्ष 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 16, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पास हुआ था। 12 मार्च 1940, 22 मार्च 1940, 23 मार्च 1940, 24 मार्च 1940। सही आंसर है डी, 24 मार्च 1940। 24 मार्च 1940 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में मुसलमानों के लिए एक पृथक देश के रूप में पाकिस्तान संकल्प पारित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। क्वेश्चन नंबर 17, उड़ीसा में सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्न के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। हरिहर दास के नेतृत्व में उड़ीसा में सविनय अवज्ञा आंदोलन आचार्य हरिहर दास और गोपबंधु के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। इनके नेतृत्व में लगभग 12,000 लोगों ने महानदी घाट तक मार्च किया था। क्वेश्चन नंबर 18, इलाहाबाद में 1935 में हुई उत्तर प्रदेश किसान कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल थे। इलाहाबाद में 1935 में हुई उत्तर प्रदेश किसान कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। इस सम्मेलन में वल्लभ भाई ने एक संकल्प पारित कर जमींदारी उन्मूलन की बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित की कालानुक्रम में लगाए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। दांडी मार्च, जलियांवाला बाग नरसंहार, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। सही आंसर है बी, 4, 2, 1, 3 यानी स्वदेशी आंदोलन, जलियांवाला बाग, दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन। तो जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919, दांडी मार्च 12 मार्च 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, अलीगढ़ आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? तो वो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जबकि आफ्ताब हुसैन, हाली, नजीर अहमद, चिराग अली सभी संबंधित थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित नहीं थे। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। इसमें अल्ताफ हुसैन, हाजी नजीर अहमद, चिराग अली आदि ने सक्रिय रूप से सहभागिता लिया था। क्वेश्चन नंबर 21, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार गठित की थी 21 अक्टूबर 1943 को। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार या आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कहाँ पर असहयोग के विचार का उद्भव हुआ था? तो 1920 में बम्बई के खिलाफत सम्मेलन में। 1920 में बम्बई के खिलाफत सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में असहयोग के विचार का उद्भव हुआ। तत्पश्चात 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पास हुए असहयोग संबंधी प्रस्ताव की दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 23, वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी पूना में। वर्ष 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना था और संवैधानिक ढंगों से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। इस मंडल ने वी श्रीनिवास शास्त्री, जी.के. देवधर, एन.एम. जोशी, पंडित हृदयनाथ कंजूरू जैसे महान समाज सेवक पैदा किए। एम.सी. तलवाड़, बी.एन. राव, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर इसके प्रख्यात सदस्य थे। किस वर्ष जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा लहराया तथा स्वतंत्रता आंदोलन का उद्देश्य पूर्ण स्वराज घोषित किया? 31 दिसंबर 1929 को। 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा लहराया तथा स्वतंत्रता आंदोलन का उद्देश्य पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता घोषित किया। क्वेश्चन नंबर 25, भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव किस स्थान पर पारित किया गया? लाहौर में। अखिल भारतीय कर्मचारी एवं किसान दल कब अस्तित्व में आया? 1928 में। अखिल भारतीय कर्मचारी एवं किसान दल दिसंबर
1928 में अस्तित्व में आया। कार्लाइल सर्कुलर संबंधित है बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन से। कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई और विदेशियों के लिए विरोध प्रकट किया गया। कर्जन ने अक्टूबर 1905 में कार्लाइल सर्कुलर जैसे कदम उठाए, जिसके तहत जिला कलेक्टरों को आदेश दिया कि कॉलेज के छात्र यदि आंदोलन में भाग लेते हैं तो उनकी सहायता राशि बंद कर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार लगाते हुए नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो इसका सही आंसर है बी। पहले दांडी मार्च हुआ, इसके बाद गांधी इरविन समझौता, फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और इसके बाद पूना पैक्ट हुआ। दांडी मार्च 12 मार्च 1930, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 और पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932। निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार लगाएं और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। केंद्रीय असेंबली में बम फेंका जाना, सैंडर्स का मारा जाना, सरदार भगत सिंह को फांसी दिया जाना, चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु। तो सही आंसर है सी, पहले 2, 1, 4, 3। तो सैंडर्स का मारा जाना पहले हुआ, इसके बाद केंद्रीय असेंबली में बम का फेंका जाना, फिर चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हुई और फिर सरदार भगत सिंह को फांसी दी गई। सैंडर्स का मारा जाना 17 दिसंबर 1928, केंद्रीय असेंबली में बम फेंका जाना 8 अप्रैल 1929, चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु 27 फरवरी 1931, सरदार भगत सिंह को फांसी दिया जाना 23 मार्च 1931। असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 से 22 नेशनल कॉलेज कलकत्ता का प्राचार्य कौन था? एस.सी. बोस, पी.सी. राय। तो एस.सी. बोस थे, ये ऑप्शन सही था। असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 से 22 में नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्राचार्य सुभाष चंद्र बोस थे। उन्होंने भारतीय जनपद सेवा ICS से त्यागपत्र देकर असहयोग आंदोलन में भाग लिया। वर्ष 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया और अप्रैल 1939 में उन्होंने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। बोस ने वर्ष 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किया था। बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की तथा यह 16 अक्टूबर 1905 से विभाजन प्रभावी हो गया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, बंगाल विभाजन के दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर विभाजन के दिन संपूर्ण बंगाल में राखी दिवस के रूप में मनाया गया। लॉर्ड हार्डी सेकेंड के समय 1911 में विभाजन रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन के दिन को राखी दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। बंगाल के विभाजन को निरस्त करने के लिए निम्न में से कौन याद किया जाता है? लॉर्ड हार्डिंग याद किया जाता है। स्वदेशी आंदोलन में एक विशिष्ट भूमिका निभाने वाले कौन थे? बंगाल के छात्र किसान। दुकानदार, भारतीय पदाधिकारी गण। तो सही आंसर है स्वदेशी लोग। 20 जुलाई 1905 को बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया। 16 अक्टूबर 1905 से विभाजन प्रभावी हो गया। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की भूमिका बंगाल के छात्रों ने की थी। तो बंगाल के छात्रों ने स्वदेशी आंदोलन का सबसे अधिक प्रभाव सांस्कृतिक क्षेत्र पर पड़ा। इस आंदोलन की एक महान विशेषता थी, महिलाओं ने इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया। यह आंदोलन बंगाल के किसानों को प्रभावित नहीं कर सका। यह आंदोलन शहरों के उच्च एवं मध्यम वर्ग तक ही सीमित रहा। किसने हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर शाही दरबार में 1877 में भाग लिया था? तो गणेश वासुदेव जोशी ने। गणेश वासुदेव जोशी महाराष्ट्र के समाज सुधारक तथा सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके द्वारा किए गए सार्वजनिक कार्यों के कारण उनको सार्वजनिक काका ही कहा जाने लगा था। उन्होंने स्वदेशी व्यापारोत्तेजक मंडल की स्थापना कर स्याही, साबुन, मोमबत्ती, छाते आदि स्वदेशी वस्तुओं का उत्पादन करने का प्रोत्साहन दिया था।
इनकी बढ़ती सार्वजनिक लोकप्रियता के फलस्वरूप इन्हें 1877 ईस्वी में आयोजित शाही दरबार में आमंत्रित किया गया, जिसमें इन्होंने स्वयं द्वारा बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर शाही दरबार में भाग लिया। बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? 1911 में। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 37, बंगाल के विभाजन को किस वर्ष समाप्त किया गया? 1911 में। निम्न में से कौन सा कथन स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में असत्य है? तो 1907 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ। 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां के नियंत्रण पर एक सम्मेलन हुआ, जिसके अध्यक्ष नवाब वकारुल मुल्क थे। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ। लीग का संविधान 1907 में कराची में बना और इसका प्रथम अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ। वर्ष 1908 में ही आगा खां को मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बना दिया गया। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में किसने की? तो राधाकांत देव ने की थी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में राधाकांत देव ने किया था। राधाकांत देव ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष तथा देवेंद्रनाथ टैगोर पहले सचिव थे। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन को राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का पूर्वगामी भी माना जाता है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपने प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर भी माना था, लेकिन संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का मूल्यांकन बाहर कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 40, किसने 1920 में बंबई में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो लाला लाजपत राय ने की थी। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना NM जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में की गई। इसकी स्थापना का कारण 1919 में इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था, इसलिए भारतीय श्रमिक संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला किया। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा एवं महामंत्री दीवान चमन लाल बजाज थे। इस संगठन का प्रथम विभाजन 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ। इस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 41, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? लाला लाजपत राय ने की। 1929 में नागपुर में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम सम्मेलन हुआ था अक्टूबर 1934 में। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम सम्मेलन अक्टूबर 1934 में बम्बई में हुआ था। इस सम्मेलन में पार्टी का संविधान तथा कार्यक्रम निश्चित हुआ। इस पार्टी के महत्वपूर्ण नेता थे जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी। क्वेश्चन नंबर 44, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र था सेंट जेम्स पैलेस। सेंट जेम्स पैलेस लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। इसके अलावा सरोजिनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, गांधी जी SS राजपूताना नामक जलपोत से लंदन पहुँचे तथा वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। एनी बेसेंट ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। क्वेश्चन नंबर 45, बम्बई में नौसैनिक विद्रोह कब घटित हुआ था? फरवरी 1946 में। रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी 1946 को हुई।
जब बम्बई में HMS तलवार ने 1100 नाविकों ने नक्सलवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दिया। 19 फरवरी को कराची के नाविकों ने भी हड़ताल कर दी। नौसैनिक विद्रोह के समय ब्रिटिश साम्राज्य मुर्दाबाद, जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एक हो आदि नारे लगाए गए। 24 फरवरी 1946 को आत्मसमर्पण करते हुए विद्रोहियों ने कहा कि हम भारत के सामने समर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। इस विद्रोह के समर्थन में 22 फरवरी को बम्बई में लगभग 20 लाख मजदूरों ने हड़ताल में हिस्सा लिया था। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसको भगत सिंह के साथ फांसी नहीं दी गई थी? तो वो है डी, जतीन दास को। तो शिवराम, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार जतीन दास ने जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की। 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद सितंबर 1929 में उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार इनकी मृत्यु भूख हड़ताल से हुई, न कि भगत सिंह के साथ फांसी देने से हुई। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, भगत सिंह राजगुरु, उनका राजगुरु का पूरा नाम है शिवराम हरि राजगुरु। और सुखदेव, इनका पूरा नाम है सुखदेव थापर, को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सज़ा देकर सेलुलर जेल अंडमान भेज दिया गया। सूर्यसेन को 12 जनवरी 1934 को फांसी दी गई। क्वेश्चन नंबर 47, जेल में अनशन करते हुए किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई? तो जतीन दास की। कपिल राज सम्मेलन का संबंध किस आंदोलन से है? तो बारदोली सत्याग्रह से है। कपिल राज अश्वेतजन सम्मेलन का संबंध बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी से है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, बारदोली की औरतों ने पटेल को सरदार की उपाधि से विभूषित किया। बारदोली में लगान वृद्धि 22.7% से घटाकर 6.03% कर दी गई। बारदोली सत्याग्रह में सक्रिय महिलाओं में कस्तूरबा गांधी, मणिबेन पटेल, वल्लभ भाई पटेल की पुत्री भक्तिबा यानी दरबार गोपाल दास की पत्नी शारदाबेन शाह और शारदा मेहता प्रमुख थी। क्वेश्चन नंबर 49, मुपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। मुपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में वर्ष 1931 में हुआ था। यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदार अधिकतर हिंदू थे। आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। क्वेश्चन नंबर 50, किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था। यह सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया, किंतु गतिरोधों के कारण सम्मेलन 1 दिसंबर को समाप्त घोषित कर दिया गया एवं गांधी जी को लंदन से खाली हाथ वापस आना पड़ा। स्वदेश पहुंचने पर गांधी जी ने कहा, यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में सत्य है? लखनऊ समझौता, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सही आंसर है ए, लखनऊ समझौता 1916, चंपारण सत्याग्रह 1917, असहयोग आंदोलन 1920 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, दिसंबर 1916 में लखनऊ में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया। चंपारण में गांधी जी के सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, JB कृपलानी, मजरुल हक, नरहरि पारिख व बृज किशोर थे। असहयोग आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कर दी। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। क्वेश्चन नंबर 47,
जेल में अनशन करते हुए किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी? जतीन दास की। कपिल राज सम्मेलन का संबंध किस आंदोलन से है? बारदौली सत्याग्रह से। कपिल राज अश्वेत जन सम्मेलन का संबंध बारदौली सत्याग्रह 1928 ईस्वी से है। बारदौली की औरतों ने पटेल को सरदार की उपाधि से विभूषित किया। बारदौली में लगान वृद्धि 22.7% से घटाकर 6.3% कर दी। बारदौली सत्याग्रह में सक्रिय महिलाओं ने कस्तूरबा गांधी, मणिबेन पटेल, वल्लभ भाई पटेल की पुत्री थी मणिबेन पटेल, और भक्तिबा दरबार गोपाल दास की पत्नी थी। शारदाबेन शाह और शारदा मेहता प्रमुख थी। क्वेश्चन नंबर 49, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में वर्ष 1921 में हुआ था। यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदार अधिकतर हिंदू थे। आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। क्वेश्चन नंबर 50, किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधित्व ने प्रथम बार भाग लिया था। यह सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया, किंतु गतिरोध के कारण सम्मेलन 1 दिसंबर को समाप्त घोषित कर दिया गया एवं गांधी जी को लंदन से खाली हाथ वापस आना पड़ा। स्वदेश पहुंचने पर गांधी जी ने कहा, यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में है? तो ये है लखनऊ समझौता, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। लखनऊ समझौता 1916, चंपारण सत्याग्रह 1917, असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। दिसंबर 1916 में लखनऊ में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया। चंपारण में गांधी जी के सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, JB कृपलानी, मजरूल हक, नरहरि पारिख और बृज किशोर थे। असहयोग आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि वापस कर दी। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किसने की थी? UN मुखर्जी लालचंद ने। तो ऑप्शन सी है, A और B दोनों। पंजाब हिंदू सभा 1909 ईस्वी में स्थापित की गई। इसके नेता UN मुखर्जी तथा लालचंद्र ने हिंदू सांप्रदायिक विचारधारा और राजनीति की नींव रखी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, हिंदू महासभा की स्थापना 1915 ईस्वी में हरिद्वार में पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। पंजाब में भूस्वामी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। अकाली आंदोलन 1922 में 1927 का लक्ष्य सिख गुरुद्वारों को ब्रिटिश समर्थक एवं भ्रष्ट आनुवंशिक महंतों ने चंगुल से मुक्त कराना था। अगला है क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित को उनके सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करते हुए नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। दक्कन अशांति, पावना विद्रोह, नील विद्रोह, तमिलनाडु में पोलीगारों का विद्रोह। सही आंसर है C। तमिलनाडु के पोलीगारों का विद्रोह 1799 से 1801 ईस्वी के मध्य हुआ था। नील विद्रोह बंगाल में 1859 से 60 ईस्वी के मध्य हुआ था। पावना विद्रोह 1973 से 76 ईस्वी के मध्य हुआ था। दक्कन विद्रोह 1875 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार से विकल्प सही उत्तर होगा। खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो A और B दोनों ने, मोहम्मद अली ने और शौकत अली ने। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी में शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी तथा डॉक्टर अंसारी शामिल थे। तथापि खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मुख्यतः अली बंधुओं जैसे शौकत अली एवं मोहम्मद अली को दिया जाता है। हाजी शरीयतुल्लाह 19वीं सदी के फराइजी आंदोलन के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किसको भारत के राजनीतिक संतोष का जनक कहा गया है? तो बाल गंगाधर तिलक सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे और उनमें सरकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस था। यह उन्हीं के प्रयत्नों का परिणाम था कि कांग्रेस सरकार की प्रशंसा करने वाली संस्था से बदलकर
सरकार की आलोचक संस्था बन गई। एंग्लो इंडियन नौकरशाही उन्हें विद्रोही समझती थी। सर वैलेंटाइन सिरोल ने उन्हें भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। तिलक सिरोल पर मानहानि का मुकदमा चलाने के उद्देश्य से इंग्लैंड गए थे। यद्यपि वे मुकदमा हार गए, किंतु इसका उचित प्रभाव हुआ। क्वेश्चन नंबर 56। 1936 में चुनाव में संयुक्त प्रांत में कौन भारतीय महिला मंत्री बनी? तो विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी। 1937 में विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त प्रांत की प्रांतीय विधानसभा के लिए निर्वाचित हुई और स्थानीय स्वशासन और सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री के पद पर नियुक्त की गई। यह कैबिनेट मंत्री बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: विजय लक्ष्मी पंडित सोवियत संघ के लिए स्वतंत्र भारत की पहली राजदूत बनी। 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता बनने वाली वह विश्व की पहली महिला थी। यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी ने। 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बाद भी सरकार ने लगान में छूट नहीं दी थी और भू राजस्व उगाही स्थगित नहीं की थी। इसी मुद्दे पर महात्मा गांधी ने खेड़ा के किसानों के पक्ष में सत्याग्रह संगठित किया था। खेड़ा आंदोलन प्लेग फैलने और अकाल पड़ने के कारण किसानों के लगान अदा करने में असमर्थ होने और राज्य के प्रति उनमें असंतोष होने के परिणाम स्वरूप हुआ था। क्वेश्चन नंबर 58। वल्लभ भाई पटेल सर्वप्रथम गांधी के किस आंदोलन से जुड़े थे? तो खेड़ा सत्याग्रह से। 1918 में गुजरात के खेड़ा में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बाद भी सरकार ने लगान में छूट नहीं दी थी और भू राजस्व उगाही स्थगित नहीं की थी। इसी मुद्दे पर महात्मा गांधी ने खेड़ा के किसानों के पक्ष में सत्याग्रह किया था। इसी आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी से जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 59। किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं? सर सैयद अहमद खान ने कहा था। सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं। उनके अनुसार हिंदू और मुसलमान हिंदुस्तान रूपी खूबसूरत दुल्हन की दो आंखें हैं। उनमें से किसी एक की कमजोरी दुल्हन की सुंदरता को खराब कर देगी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: सर सैयद अहमद खान ने एक पत्रिका तहजीब उल अखलाक सभ्यता और नैतिकता फारसी भाषा में निकाली। 1864 ईस्वी में कलकत्ता में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। 1877 ईस्वी में अलीगढ़ में मुहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। 1878 ईस्वी में कॉलेज बन गया और 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। क्वेश्चन नंबर 60। हिंदू और मुस्लिम मेरी दो बहनें हैं, मुस्लिम मेरी लाडली बेगम है। यह कथन निम्न में से हिंदू और मुस्लिम मेरी दो बेगमें हैं, मुस्लिम मेरी लाडली बेगम है, यह कथन किसने कहा था? वैमफील्ड फुलर ने कहा था। पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर वैमफील्ड फुलर ने बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में पर मुसलमानों को अपनी चहेती पत्नी के रूप में उल्लेखित किया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: 20 जुलाई 1905 को विभाजन का निर्णय लिया गया, जो 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हो गया। स्वदेशी आंदोलन के समय टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा, जो 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना। महात्मा गांधी ने लिखा कि भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के उपरांत शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 61। असहयोग आंदोलन के समय किस नेता ने अपनी अति समृद्ध वकालत छोड़ी थी? मोतीलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया। पश्चिमी भारत, बंगाल तथा उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को भूतपूर्व सफलता मिली। असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू तथा राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े। क्वेश्चन नंबर 62। CR फार्मूला राजगोपालाचारी योजना का विरोध किसने किया था? तो वो किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। राजगोपालाचारी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते के पूर्ण पक्षधर थे।
गांधी जी की स्वीकृति से 10 जुलाई 1944 को कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते की एक योजना प्रस्तुत की, जो राजगोपालाचारी फार्मूला के नाम से प्रसिद्ध है। जिन्ना ने इस फार्मूला को अस्वीकार किया तथा अपने द्विराष्ट्र के सिद्धांत पर अटल रहे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: गांधी जी ने जिन्ना को कायदे आजम से संबोधित किया। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को अप्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया। माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि प्रदान की। क्वेश्चन नंबर 63, 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन था? एनी बेसेंट थी। 28 अप्रैल 1916 को तिलक ने पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। इसके प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा एवं सचिव एन.सी. केलकर थे। तिलक द्वारा स्थापित लीग के कमेटी के सदस्यों में जी.आर. खापर्डे, बी.एस. मुंजे एवं आर.पी. करंडीकर चुने गए। तिलक द्वारा स्थापित लीग का प्रभाव कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत एवं बरार तक फैला हुआ था। एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन कब रोका? 1917 में। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। लीग के बढ़ते प्रभाव एवं चारों ओर से दबाव महसूस कर भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने अगस्त 1917 में ब्रिटिश संसद में प्रस्ताव पारित कर भारत में उत्तरदायी शासन की बात कही। परिणाम स्वरूप अगस्त 1917 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा की। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन का प्रचार अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया एवं साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ के माध्यम से किया। तिलक के होम रूल के क्षेत्रों यानी कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत एवं बरार को छोड़कर देश के बाकी सभी हिस्सों में होम रूल आंदोलन को फैलाने का दायित्व एनी बेसेंट पर था। 1917 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? भारत के लिए स्वशासन प्रारंभ करना। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। हालांकि इसके पहले तिलक ने अप्रैल 1916 में पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। फिर भी दोनों आपसी सहयोग से अलग अलग क्षेत्र में काम करते रहे। होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना था। पूना समझौते पर हस्ताक्षर किसने किया? अम्बेडकर ने। सांप्रदायिक अधिनिर्णय के विरुद्ध गांधी जी ने के आमरण अनशन के बाद पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित हुआ। इस समझौते पर गांधी जी के समर्थकों अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। गांधी जी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। 67 1932 में पूना समझौता से कौन अप्रत्यक्ष प्रभावित हुआ? प्रत्यक्षतः प्रभावित हुए तो दलित हुए। सांप्रदायिक अवार्ड से प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, जिसे पूना पैक्ट 1932 में बढ़ाकर 148 यानी मद्रास में 30, सिंध सहित बम्बई में 15 और पंजाब में 8, बिहार और उड़ीसा में 18, मध्य प्रांत में 20, असम में 7, बंगाल में 30 एवं संयुक्त प्रांत में 20 कर दिया गया। कुछ पुस्तकों में यद्यपि संख्या 147 मिलती है। साथ ही केंद्रीय विधानमंडल में सामान्य वर्ग की सीटों में से 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई। क्वेश्चन नंबर 68, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस महिला ने भारतीय राजनीति आंदोलन में भाग लेकर सर्वाधिक अनुप्राणित किया? तो एनी बेसेंट ने किया था। एनी बेसेंट 1893 में भारत आई और थियोसॉफिकल सोसाइटी का पूरे भारत में प्रचार प्रसार किया। एनी बेसेंट ने भारतीयों की स्वशासन की मांग को लेकर 1916 में होम रूल आंदोलन चलाया। उन्होंने न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्र निकाले। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: ब्रिटिश सरकार ने युद्ध के दौरान 1917 में एनी बेसेंट को नज़रबंद कर दिया। यह घटना उनके लिए वरदान सिद्ध हुई, क्योंकि 1917 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में उन्हें अध्यक्ष चुना गया। ये भारत के पूर्ण स्वतंत्रता के पक्ष में नहीं थी, ये भारत को होम रूल दिलवाना चाहती थी। इसी कारण गांधी जी ने से इनका मतभेद था। इन्होंने गांधी जी को शैतान तक की संज्ञा दे दी थी। क्वेश्चन नंबर 69, नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया था? मोतीलाल नेहरू ने। साइमन कमीशन 1927 के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट 1928 तैयार की गई थी।
जिसमें भारत के लिए डोमिनियन संविधान का खाका था। इसे तैयार करने वाली सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। 2 मुस्लिमों सहित कुल 9 लोग इस समिति के सदस्य थे। नेहरू रिपोर्ट 1928 में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेटस, अधिराज्य का दर्जा की बात कही गई थी। इसमें सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडलों के स्थान पर अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का प्रस्ताव था। साथ ही इसके तहत प्रस्तावित संविधान में भारतीयों के लिए भाषण देने, समाचार पत्र निकालने, सभाएं करने, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता के अधिकार सहित मौलिक अधिकारों का भी प्रावधान किया गया। क्वेश्चन नंबर 70, महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था? चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण। महात्मा गांधी द्वारा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। इसी आंदोलन के दौरान उन्होंने 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया, परंतु 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के पश्चात उन्होंने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को वापस लेने का निर्णय किया। क्वेश्चन नंबर 71, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक एक नई पार्टी बनाई थी? चित्तरंजन दास ने। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता था। देशबंधु का तात्पर्य है द फ्रेंड ऑफ नेशन। चित्तरंजन दास इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए तथा वकील के रूप में इनकी सबसे बड़ी सफलता अलीपुर बमकांड केस में अरविंद घोष का बचाव करना था। उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वराज दल का गठन किया गया? चित्तरंजन दास के द्वारा। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। CR दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन्न हिस्से के रूप में प्रचारित किया, साथ ही अहिंसा और असहयोग के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया। क्वेश्चन नंबर 73, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 में। 1923 के विधान परिषद चुनाव में स्वराज पार्टी ने कहा पर बहुमत हासिल किया। मध्य प्रांत सेंट्रल प्रोविंसेस में असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। CR दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। नवंबर 1923 के चुनाव में स्वराज पार्टी को काफ़ी सफलता मिली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101 निर्वाचित सीटों में से 42 सीटों पर इनकी जीत हुई। मध्य प्रांत में उन्हें स्पष्ट बहुमत मिला। बंगाल में ये सबसे बड़े दल के रूप में उभरे और बम्बई तथा उत्तर प्रदेश में इन्हें अच्छी सफलता मिली। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, मद्रास और पंजाब में जातिवाद और सांप्रदायिकता की लहर के कारण स्वराजियों को कुछ खास सफलता नहीं मिली। केंद्रीय विधानमंडल में स्वराजियों के नेता मोतीलाल नेहरू थे। बंगाल विधानमंडल में स्वराजियों के नेता चित्तरंजन दास थे। क्वेश्चन नंबर 75, 1940 के बाद प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था? विनोबा भावे। अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। यह सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे। क्वेश्चन नंबर 76, सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1939 में निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की। 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता के से त्यागपत्र के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। यह संगठन वामपंथी विचारधारा पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 77, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। कांग्रेस से निकलकर सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी का गठन किया? फॉरवर्ड ब्लॉक का। फॉरवर्ड ब्लॉक दल के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी बनाई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने उत्तर कुंजी में पत्रक बी माना था, जबकि संशोधित उत्तर पत्रक में C माना है, जो सत्य नहीं है।
दो INA को मुख्यालय जिन्हें हिंदू सुभाष चंद्र बोस ने 2 INA मुख्यालय जिन्हें सुभाष चंद्र बोस ने स्थापित किया था वो स्थित थे तो रंगून एवं सिंगापुर में। वर्ष 1942 में रास बिहारी बोस ने जापान की मदद से टोक्यो में INA की स्थापना की। कालांतर में INA की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंपी गई। इनके द्वारा INA के 2 मुख्यालय सिंगापुर एवं रंगून में स्थापित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 82, गांधी जी द्वारा आरंभ किए गए निम्नलिखित आंदोलनों का सही अनुक्रम ज्ञात कीजिए। रौलट एक्ट आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद में सूती मिलों की हड़ताल। तो सही आंसर है बी। चंपारण आंदोलन 1917 में, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन फरवरी 1918 में, खेड़ा आंदोलन मार्च 1918 में, रौलट एक्ट 1919 में। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, चंपारण आंदोलन बिहार के किसानों के नील की खेती से संबंधित था। अहमदाबाद आंदोलन अहमदाबाद के मिल मजदूरों के प्लेग बोनस के विवाद से संबंधित था। खेड़ा आंदोलन खेड़ा जिले में फसल नष्ट होने के बावजूद किसानों से लगान वसूली से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 83, माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई थी 3 जून 1947 को। 20 फरवरी 1947 को एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष बयान दिया कि जून 1948 तक अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में 22 मार्च 1947 को माउंटबेटन भारत आए और 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई। माउंटबेटन शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण संबंधी वार्ताओं के दौरान इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत का बंटवारा तथा पाकिस्तान की स्थापना आवश्यक हो गई है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, माउंटबेटन द्वारा तैयार की गई भारत विभाजन की योजना को माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। इसी के तहत 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 84, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किसे नाम से जानी जाती है? तो माउंटबेटन योजना से। गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ की गई 12 मार्च 1930 को। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से 78 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्हें औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता सी राजगोपालाचारी ने तिरुचेनगुंड आश्रम से त्रिचनापल्ली के वेदारण्यम तक नमक यात्रा की। क्वेश्चन नंबर 86, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा किस वर्ष आरंभ किया गया था? 1930 में। दांडी कहाँ पर स्थित है? तो नवसारी में। महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर 24 दिनों में लगभग 390 किमी की यात्रा कर दांडी गुजरात के नवसारी जिले में स्थित पहुँचे, जहाँ 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून भंग कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया। क्वेश्चन नंबर 88, दांडी स्थित है सूरत, नवसारी में, अहमदाबाद में, पोरबंदर में। तो सही आंसर है बी, नवसारी में। धर्सना नामक धरने का निम्नलिखित में से किस यूनाइटेड प्रेस ने संवाददाता ने बृहद विवरण प्रदान किया? वेब मिलर ने। धर्सना नामक धरने का सजीव विवरण यूनाइटेड प्रेस में संवाददाता वेब मिलर ने दिया है। बम्बई में सविनय अवज्ञा आंदोलन का केंद्र धर्सना था। गांधी जी ने धर्सना नामक नमक निर्माणशाला पर अपने साथियों के साथ धावा बोलने और नमक कानून तोड़ने की घोषणा की, लेकिन 4 मई को वायसराय के आदेश से गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी के आह्वान पर किए गए संघर्ष को बढ़ाते हुए 31 मई 1930 को सरोजनी नायडू ने दक्षिण अफ्रीका संघर्ष के दिनों में उनको दोस्त इमाम साहब और गांधी जी के पुत्र मणि लाल 2000 कार्यकर्ताओं के साथ नमक कारखाने की तरफ बढ़े। इन पर भीषण लाठीचार्ज हुआ। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने लिखा है कि धर्सना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है। क्वेश्चन नंबर 90, महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य था? तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ये कोई उद्देश्य नहीं था।
गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने से पहले वायसराय इरविन के समक्ष 11 मांगें रखी थी। उनमें नमक कर एवं नमक पर सरकारी एकाधिकार की समाप्ति की मांग की गई थी। इसी उद्देश्य को लेकर 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 चुने हुए साथियों के साथ दांडी मार्च शुरू किया। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी में एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्रीगणेश किया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: आचार्य विनोबा भावे को पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण गिरफ्तार किया गया। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर को गांधी जी ने दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 91। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करने के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार उन्हें महात्मा कहा था। क्वेश्चन नंबर 92। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। निम्नलिखित में से किसने प्रारंभिक शिक्षा संघ को स्थापित किया था? तो M.K. गांधी ने किया था। M.K. गांधी मोहनदास करमचंद गांधी ने प्रारंभिक शिक्षा संघ को स्थापित किया था। गांधी जी ने ग्राम उद्योग संघ, तालीमी संघ, बेसिक एजुकेशन सोसाइटी और गौरक्षा संघ की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 94। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, जो कालांतर में हरिजन सेवक संघ के रूप में जाना गया, का गठन कब हुआ? 30 सितंबर 1932 को। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, जो कालांतर में हरिजन सेवक संघ के रूप में जाना गया, का गठन 30 सितंबर 1932 को हुआ। इसके संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला तथा सचिव अमृतलाल ठक्कर थे। क्वेश्चन नंबर 95। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिड़ला थे। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन संघ सेवक अध्यक्ष संस्थापक हरिजन संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिड़ला थे। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए। तो वो हुआ था पहले मोपला विद्रोह हुआ, फिर चौरा चौरी कांड हुआ, चटगांव शस्त्रागार लूट हुआ। मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में, चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को, चटगांव शस्त्रागार लूट 18 अप्रैल 1930 को हुआ था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: 5 फरवरी 1922 को हुए चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। मोपला विद्रोह मालाबार तट पर केरल में मोपला किसानों द्वारा किया गया। चटगांव शस्त्रागार लूट के मुख्य सूत्रधार सूर्यसेन थे, जो मास्टर दाह के नाम से प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 98। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया। भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। 1925 के कानपुर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित मोतीलाल नेहरू, सरोजनी नायडू। तो सही आंसर रेडी सरोजनी नायडू थे। सरोजनी नायडू 1879 से 1949 प्रख्यात कवयित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थीं। 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में वे कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। वे महात्मा गांधी की विश्वासपात्र और निष्ठावान सहयोगी थीं। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने पर उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। 1947-48 में यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रहीं।
सूची फर्स्ट को सेकेंड से सुमेलित कीजिए। देशबंधु चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू। तो एक तरफ इनका नाम है और एक तरफ इनकी पत्नियों का नाम है। देशबंधु चित्तरंजन दास की पत्नी का नाम बसंती देवी, लाला लाजपत राय पत्नी का नाम राधा देवी, महात्मा गांधी पत्नी कस्तूरबा गांधी, मोतीलाल नेहरू पत्नी स्वरूप रानी। क्वेश्चन नंबर 101, साइमन कमीशन भारत में कब आया? 1928 में आया। 1919 ईस्वी के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान था। आयोग को यह देखना था कि यह अधिनियम व्यवहार में कहाँ तक सफल रहा तथा उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की स्थिति में है। किंतु ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार ने इसकी समीक्षा हेतु 2 वर्ष पूर्व ही नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे। चूँकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे तथा कोई भी भारतीय इसका सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार एवं विरोध किया। साइमन कमीशन 3 जनवरी 1928 को बम्बई पहुंचा था। क्वेश्चन नंबर 102, साइमन कमीशन की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार था लॉर्ड बर्केनहीड। साइमन कमीशन की नियुक्ति नवंबर 1927 में वायसराय लॉर्ड इरविन के समय में हुई थी। जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे। चूँकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे तथा कोई भी भारतीय इसका सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर बहिष्कार किया और इसका विरोध किया। साइमन कमीशन 3 जनवरी 1928 को बम्बई पहुंचा। साइमन आयोग की नियुक्ति के समय ही अनुदार दल की सरकार में भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहीड ने भारतीयों के समक्ष एक चुनौती रखी कि वे एक ऐसा संविधान बनाकर तैयार करें जो सामान्यतः भारत के सभी लोगों के लिए मान्य हो। क्वेश्चन नंबर 103, इंग्लैंड में सार्वजनिक तौर पर वितरित करने के लिए 1930 ईस्वी की साइमन कमीशन की रिपोर्ट की पहले भाग की चर्चा का विषय था संवैधानिक प्रगति। इंग्लैंड में सार्वजनिक तौर पर वितरित करने के लिए वर्ष 1930 की साइमन कमीशन की रिपोर्ट की पहले भाग की चर्चा का विषय संवैधानिक प्रगति था। वर्ष 1919 के भारत सरकार अधिनियम में कहा गया था कि इस अधिनियम के पारित होने के 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी जो इस बात की जांच करेगा कि अधिनियम व्यवहारत कितना सफल रहा तथा भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की स्थिति में है। आयोग की नियुक्ति 10 वर्ष बाद की जानी थी, किंतु तत्कालीन कंजर्वेटिव सरकार ने 2 वर्ष पूर्व ही साइमन आयोग की नियुक्ति कर दी। 104, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए और दिए गए कूट के आधार पर उपयुक्त उत्तर चुनिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जलियांवाला बाग, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। सही आंसर है ए, 1, 2, 3, 4। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, जलियांवाला बाग 1919, असहयोग आंदोलन 1920, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ओ डायर था। असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। क्वेश्चन नंबर 105, निम्न आंदोलनों का सही कालक्रम क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन 1919 से 22 ईस्वी, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 ईस्वी, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी। 2, 3, 1, 4 सही होगा जो ऑप्शन में नहीं था। 106, 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की? श्रीमती एनी बेसेंट ने की। तिलक के होम रूल लीग 24 अप्रैल 1916 को स्थापित के 5 महीने बाद सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने आयरलैंड की तर्ज पर अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की।
एनी बेसेंट ने जॉर्ज अरुंडेल को अपनी उम्र लीग का सचिव बनाया तथा अडयार मद्रास में इसका मुख्यालय स्थापित किया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: एनी बेसेंट के सहयोगियों में बीपी वाडिया तथा सीपी रामास्वामी अय्यर प्रमुख थे। एनी बेसेंट के लीग का स्वरूप अखिल भारतीय था। 15 जून 1917 को एनी बेसेंट तथा उनकी दो सहयोगियों जी.एस. अरुंडेल और बीपी वाडिया को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के विरोध में एस. सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। क्वेश्चन नंबर 107, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने किस संगठन की सदस्यता ग्रहण की? तो वो है होम रूल लीग की। दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को वापस आने के पश्चात 1 वर्ष तक गांधी जी ने भारत भ्रमण करके देश की वास्तविक स्थिति जानने का प्रयास किया। 1917 ईस्वी में चंपारण तथा 1918 में खेड़ा व अहमदाबाद मिल आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। 28 अप्रैल 1920 को गांधी जी ने होम रूल लीग की सदस्यता ग्रहण की एवं इसकी अध्यक्षता की। 24 अक्टूबर 1920 को इसका नाम बदलकर उन्होंने स्वराज सभा कर दिया। क्वेश्चन नंबर 108, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की पूना में। 28 अप्रैल 1916 को तिलक ने पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। इसके प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बापिस्टा एवं सचिव एन.सी. केलकर थे। तिलक द्वारा स्थापित लीग के कमेटी के सदस्यों में जी.आर. खापर्डे, बी.एस. मुंजे, आर.पी. करंडीकर चुने गए। तिलक द्वारा स्थापित लीग का प्रभाव कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत और बरार तक फैला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों से एशिया छोड़ने को कहा था? महात्मा गांधी ने। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक वर्धा में संपन्न हुई। यहीं पर गांधी जी के प्रयास से कांग्रेस कार्य समिति द्वारा अंग्रेजों को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि हुई। गांधी जी का यह मानना था कि यदि अंग्रेज भारत एशिया में स्थित यह भूमि छोड़ दे तो यहाँ की सभी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। 8 अगस्त 1942 को थोड़े बहुत संशोधन के बाद अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होते ही ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के सभी उच्च स्तरीय नेताओं को ऑपरेशन जीरो हावर के तहत गिरफ्तार कर लिया। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। इसका आशय यह था कि हम भारत को आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। गांधी जी के बारे में डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा था कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार और पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। क्वेश्चन नंबर 110, भारत छोड़ो प्रस्ताव किस दिन पारित हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 111, हाड़ और मांस का ऐसा व्यक्ति चला भी था, किसने कहा? आइंस्टीन ने कहा था। महात्मा गांधी ने हमेशा दूसरों के लिए संघर्ष किया। देशवासियों के सहयोग से उन्होंने वह कर दिखाया जिसका स्वप्न भारत के घर घर में देखा जाता था। वह स्वप्न था दास्ता से मुक्ति का, अंधेरे पर उजाले की विजय का। सत्य की शक्ति द्वारा उन्होंने सारी बाधाओं पर विजय प्राप्त की। गांधी जी की महानता को देखते हुए अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ी शायद ही यह भरोसा कर पाए कि एक हाड़ मांस का मानव इस पृथ्वी पर चला था।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि प्रदान की। महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। क्वेश्चन नंबर 112, भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख स्वयं महात्मा गांधी ने नेहरू और आज़ाद के सहयोग से बनाया था। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। इसका आशय यह था कि हम भारत को आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। गांधी जी के बारे में डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा था कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार और पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। क्वेश्चन नंबर 110, भारत छोड़ो प्रस्ताव किस दिन पारित हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 111, हाड़ और मांस का ऐसा व्यक्ति भी चला था तो ये आइंस्टाइन ने कहा था। महात्मा गांधी ने हमेशा दूसरों के लिए संघर्ष किया। देशवासियों के सहयोग के लिए उन्होंने वह कर दिखाया जिसका स्वप्न भारत के घर घर में देखा जाता था। वह स्वप्न था दास्ता से मुक्ति का, अंधेरे पर उजाले की विजय का। सत्य की शक्ति द्वारा उन्होंने सारी बाधाओं पर विजय प्राप्त की। गांधी जी की यह महानता को देखते हुए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ी शायद ही यह भरोसा कर पाए कि एक हाड़ मांस का मानव इस पृथ्वी पर चला था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि प्रदान की। महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख स्वयं महात्मा गांधी ने नेहरू और आज़ाद के सहयोग से बनाया था। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया था, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्थापित हुआ? इनमें से कोई नहीं। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होते ही ऑपरेशन जीरो हावर के अंतर्गत महात्मा गांधी सहित बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद यह देश भर में स्वतः स्फूर्त रूप से प्रसारित हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम का ऐसा पहला आंदोलन था जो नेतृत्व विहीन होने के बाद भी उत्कर्ष पर पहुंचा तथा इसे स्थगित नहीं किया गया था। आंदोलन के प्रति सरकार की दमनात्मक नीति के विरुद्ध गांधी जी ने आगा खां पैलेस में 10 फरवरी 1943 को 21 दिन के उपवास की घोषणा की। गांधी जी की रिहाई के विरोध में ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने घोषणा की कि जब दुनिया में हम हर कहीं जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में हम एक कमबख्त बूढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है। गांधी जी को खराब स्वास्थ्य के कारण 9 मई 1943 को रिहा कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 114, भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? तो भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली 13 फरवरी 1931 को स्थानांतरित की गई थी। यह गलत है, 12 फरवरी, अच्छा हाँ, 13 फरवरी 1931 को की गई थी। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में अंग्रेज सम्राट जॉर्ज प्रथम ने 12 दिसंबर 1911 को कोलकाता के स्थान पर पुरानी दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की। नई राजधानी की रूपरेखा और निर्माण कार्यों की देखरेख ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियन ने की थी। नई राजधानी को बनाने में 20 वर्ष का समय लगा। 13 फरवरी 1931 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने नई
दिल्ली का औपचारिक उद्घाटन किया और राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। 1877 ईस्वी में भारत पर ब्रिटेन के आधिपत्य को दर्शाने के लिए ब्रिटिश महान दरबारों की श्रृंखला के पहले दरबार का आयोजन हुआ। दूसरा दरबार 1903 में एडवर्ड सप्तम के राजारोहण के उपलक्ष्य में आयोजित हुआ। तीसरा दरबार 1911 में हुआ, जो दिल्ली के लिए एक मोड़ साबित हुआ। समारोह के दौरान जॉर्ज पंचम ने घोषणा की कि भारत की राजधानी कलकत्ता से पुनः दिल्ली लाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 115, कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी? मार्टिन ग्रीन ने। मार्टिन ग्रीन ने अपनी पुस्तक गांधी एक नए युग की क्रांति की आवाज़ में कहा कि महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी। इस पुस्तक में मार्टिन ग्रीन ने गांधी जी का एक समस्यागत नायक तथा विवादित हीरो के रूप में वर्णन किया। रोमा रोलैंड और फ्रांसीसी लेखक हैं। इन्हें 1915 में साहित्य का नोबेल प्राप्त हुआ था। इन्होंने महात्मा गांधी जीवन और दर्शन नामक पुस्तक लिखी। फ्रेडरिक बी फियर का जन्म अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में 1882 में हुआ था। ये एक बिशप के रूप में कलकत्ता आए। ये महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर से काफ़ी प्रभावित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 117, भारतीय पूंजीपतियों द्वारा निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन को समर्थन दिया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को। भारतीय पूंजीपतियों द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया गया था, जबकि पूंजीपतियों ने असहयोग आंदोलन का विरोध किया था। स्वदेशी आंदोलन का समर्थन राष्ट्रवादियों, शहरों के उच्च वर्ग एवं मध्यम वर्ग के लोगों द्वारा किया गया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, स्वदेशी आंदोलन के बहुसंख्यक मुसलमानों ने, विशेषकर खेतिहर मुसलमानों ने, इसमें भाग नहीं लिया। स्वदेशी आंदोलन बंगाल के किसानों को प्रभावित नहीं कर सका, केवल वारिसाल की ही इसका अपवाद रहा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बच्चों में वानर सेना तथा लड़कियों में माजेरी सेना का गठन किया गया। 118, अब हमें खुलेआम बगावत कर देश को स्वदेशी शासन से मुक्त कराना है। और साथियों, मैं आपका और अपने सभी देशवासी भाइयों और बहनों का इसमें शामिल होने के लिए आह्वान करता हूँ। निम्नलिखित में से किसने यह घोषणा की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। उत्कथन सुभाष चंद्र बोस का है। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की और उपरोक्त घोषणा के साथ ही उन्होंने कहा, मैं सुभाष चंद्र बोस ईश्वर की पवित्र सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं भारत तथा उसके 38 करोड़ वासियों की स्वतंत्रता के लिए अपनी अंतिम सांस तक युद्ध करता रहूँगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस में से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। 26 जनवरी 1941 को पठान जियाउद्दीन के वेश में घर से बाहर निकल गए और 21 जनवरी 1941 को काबुल पहुँचे। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा दिया। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय थे। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय थे। इसी पुस्तक में उन्होंने कांग्रेस की स्थापना संबंधी सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत प्रस्तुत करते हुए कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य कारण यह था कि उसमें संस्थापकों की उत्कंठा ब्रिटिश राज्य को छिन्न भिन्न होने से बचाने को थी। क्वेश्चन नंबर 120, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 21 था। इसी के समय में रॉलेट एक्ट 1919 में पास हुआ तथा भारत सरकार अधिनियम 1919 या मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड सुधार लाया गया। क्वेश्चन नंबर 121, जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत में कौन वायसराय था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। जलियांवाला बाग दुर्घटना हुई 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम था
हंटर कमीशन। ब्रिटिश सरकार की व्यवस्था ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की। इस आयोग में 8 सदस्य थे, जिसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे। हंटर कमेटी ने मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कमेटी ने संपूर्ण प्रकरण पर लीपापोती करने का प्रयास किया। पंजाब के गवर्नर को निर्दोष घोषित किया गया। समिति ने डायर पर दोषों का हल्का बोझ डालते हुए कहा कि डायर ने कर्तव्य को गलत समझते हुए जरूरत से ज़्यादा बल प्रयोग किया, परंतु जो कुछ किया निष्ठा से किया। क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि का परित्याग रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया? नाइटहुड की। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि का परित्याग कर दिया था। पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी। निहत्थी भीड़ पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। सरकारी आकलन के अनुसार 379 लोग मारे गए थे, तथापि गैर सरकारी अनुमानों के अनुसार यह संख्या कहीं अधिक थी। क्वेश्चन नंबर 125, जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध स्वरूप निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड सम्मान का परित्याग कर दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 126, किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ। इस समझौते के अनुसार गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस अपने अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गई। सभी युद्धबंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था को रिहा करने का आदेश दिया। विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार दिया। समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति दी। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई, परंतु यह समझौते में ने जनता को निराश किया, क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी न दिए जाने की जनता की मांग को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 128, सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां ने पठानों की पार्टी बनाई थी। खुदाई खिदमतगार। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया गया था। इन्हें लाल कुर्ती रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों के स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया तथा श्रमजीवियों के हालत में सुधार की मांग की। ध्यातव्य है कि जब अन्य प्रांतों में मुसलमान स्वयं को सत्याग्रह आंदोलन से अलग कर रहे थे, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में समन्वय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से किसको सीमांत गांधी कहा गया है? खान अब्दुल गफ्फार खां को। खुदाई खिदमतगार का नेता कौन था? अब्दुल गफ्फार खां। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917, असहयोग आंदोलन 1920, दांडी मार्च 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए एवं नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का उपयुक्त चयन कीजिए। तो सही आंसर है सी। पहले होगा स्वदेशी आंदोलन, फिर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, दांडी यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन 1905, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, दांडी मार्च 12 मार्च 1930, भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922, रौलट एक्ट 18 मार्च 1919, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1 अगस्त 1920, रौलट एक्ट 6 अप्रैल 1919, असहयोग आंदोलन का स्थगन 1922। जिस योगदान के लिए लाल बाल पाल प्रसिद्ध थे वह था चरमपंथ। 4 प्रमुख कांग्रेसी नेताओं लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये 3 नेता क्रमशः लाल बाल पाल के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं
और अरविंद घोष ने कांग्रेस के भीतर उग्रवादी दल का नेतृत्व किया। 1906 ईस्वी के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का आविर्भाव हुआ। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को ही अपना प्रमुख लक्ष्य एवं उद्देश्य बनाया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: तिलक ने नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। अरविंद घोष ने कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन श्वास है। बिना राजनीतिक स्वतंत्रता के सामाजिक तथा शैक्षणिक सुधार, औद्योगिक प्रसार, एक जाति की नैतिक उन्नति आदि की बातें सोचना मूर्खता की चरम सीमा है। बिपिन चंद्र पाल ने कहा कि यदि सरकार मेरे पास आकर कहे कि स्वराज ले लो तो मैं उपहार के लिए धन्यवाद देते हुए कहूँगा कि मैं उस वस्तु को स्वीकार नहीं कर सकता जिसको प्राप्त करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक ने कहा था। भारतीय राष्ट्रवाद के त्रिमूर्ति थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। बाल गंगाधर तिलक ने लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल के साथ मिलकर राष्ट्रवादी अथवा उग्रवादी दल का गठन किया। यह दल उदारवादी दल की पुरानी पीढ़ी की नरम नीति का विरोधी था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह उद्घोष किसने किया था? लोकमान्य तिलक ने किया था। बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार सन में पृथक होकर एक अलग प्रांत बना तो 1936 से 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को पूर्वी बंगाल एवं पश्चिमी बंगाल में विभाजित कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल शामिल था, परंतु 1911 में ब्रिटिश सरकार ने विभाजन को रद्द कर दिया और बंगाल भाषी क्षेत्र को एक अलग प्रांत बना दिया। पश्चिम बंगाल से बिहार एवं उड़ीसा को अलग करके एक अलग प्रांत बना दिया गया। 1936 में बिहार को उड़ीसा से अलग कर दो पृथक पृथक प्रांत बना दिया गया। 138 हम या तो स्वतंत्र भारत लेंगे या इसके प्रयास में मर जाएंगे, यह नारा दिया था महात्मा गांधी ने दिया था। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में हुई कांग्रेस समिति की बैठक में भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पास किया गया। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव यानी भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने यह नारा दिया कि हम या तो स्वतंत्र भारत लेंगे या इसके प्रयास में मर जाएंगे, करो या मरो का नारा दिया। भूमिगत आंदोलन किस गांधीवादी आंदोलन से जुड़े थे? भारत छोड़ो आंदोलन से। भूमिगत आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े थे। इस आंदोलन के शुरू होने से पूर्व ही अर्थात 9 अगस्त 1942 को के तड़के ही कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर अज्ञात स्थानों पर भेज दिया गया था। गिरफ्तारी के विरोध में हर जगह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन उठ खड़ा हुआ। नेता विहीन और संगठन विहीन जनता ने जिस ढंग से भी ठीक समझा अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। साथ ही इस आंदोलन के दौरान बम्बई शहर के विभिन्न केंद्रों से कांग्रेस रेडियो का गुप्त रूप से संचालन किया जाता था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के किस महीने में आरंभ हुआ था? अगस्त में। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। इसी में गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध नारा करो या मरो दिया था। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। आंदोलन प्रारंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा अन्य चोटी के कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बम्बई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी और मद्रास में था, लेकिन समूचे देश की हिस्सेदारी इसमें आवश्यक थी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य:
यह अधिवेशन अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हुआ था। इस अधिवेशन में करीब 70 मिनट के भाषण में गांधी जी ने कहा कि संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज़ से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हो सकता है। नमक टैक्स, शराबखोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव अंग्रेज सरकार दे, किंतु मेरे शब्द होंगे आज़ादी से कम कुछ भी नहीं। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो। इस मंत्र का आशय यह है कि या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। क्वेश्चन नंबर 142, किस जनसभा में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था? बम्बई में। भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश शासक द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था ऑपरेशन 0 आवर। भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पास हुआ था? बम्बई में। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव दिया गया था? डोमिनियन स्टेटस का प्रस्ताव दिया गया था। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में डोमिनियन स्टेट या प्रादेशिक स्वशासन का प्रस्ताव दिया गया था। उल्लेखनीय है कि भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने हेतु वायसराय लॉर्ड लिन्थगो ने 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 143, राष्ट्रवादियों ने बम्बई के निकट पहली बार गुप्त ट्रांसमीटर का उपयोग किया था भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई के विभिन्न भागों में कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था, जिसे मद्रास तक सुना जा सकता था। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो पर प्रसारण करते थे। उषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल की एक महत्वपूर्ण सदस्य थी। भारत छोड़ो संकल्प का प्रारूप किसने बनाया था? जवाहरलाल नेहरू ने। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख स्वयं महात्मा गांधी ने नेहरू और आज़ाद के सहयोग से बनाया था। 147, निम्नलिखित में से कौन सामान्यतया लोकमान्य के नाम से जाने जाते थे? बाल गंगाधर तिलक। 1996 से 97 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने संपूर्ण महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन चलाया। इसी दौरान जनता ने इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। 1897 ईस्वी में तिलक ने अपने पत्र केसरी में रैंड एम एयर्स्ट की हत्या को उचित ठहराया, जिसके कारण इन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर 18 माह की सज़ा दी गई। 24 जून 1908 को तिलक को फिर गिरफ्तार किया गया और केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर इन्हें 6 वर्ष की सज़ा दी गई। तिलक को मांडले जेल वर्मा में रखा गया, जहां इन्होंने अपनी पुस्तक गीता रहस्य लिखी। क्वेश्चन नंबर 148, किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? B.R. अम्बेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर B.R. अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय प्रतिनिधि थे। सरदार पटेल इसमें जुड़े थे, तो बारदोली से जुड़े थे। 1928 में सूरत जिले के बारदोली तालुके में गांधीवादी आंदोलन और सत्याग्रह को पर्याप्त सफलता मिली। यहाँ मेहता बंधु सरीखे गांधी जी के अनुयायियों ने 1922 से ही निरंतर अभियान चला रखा था। 1928 में यहाँ कृषक आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जो बारदोली सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी आंदोलन में सफलता के कारण पटेल को बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की। 1928 में सूरत जिले के बारदोली तालुके में गांधीवादी आंदोलन और सत्याग्रह को पर्याप्त सफलता मिली। यहाँ मेहता बंधु सरीखे गांधी जी के अनुयायियों ने 1922 से ही निरंतर अभियान चला रखा था,
1928 में यहाँ कृषक आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जो बारदोली सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी आंदोलन में सफलता के कारण पटेल को बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की। भारतीय किसान विद्यालय की स्थापना NG रंगा ने की थी। 1937 ईस्वी में फजलुल हक ने बंगाल प्रजा पार्टी यानी कि कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना की। 1937 में हुए चुनावों के बाद इन्होंने बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई। बिहार का बाकास्त स्वयं खेती की भूमि संघर्ष स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 150, निम्न में से किस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभरे और सरदार की उपाधि से सम्मानित हुए? तो बारदोली सत्याग्रह से। महात्मा गांधी किस वर्ष सक्रिय रूप से राजनीति में आए थे? 1919 में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण 1919 से 47 ईस्वी गांधी युग के नाम से जाना जाता है। जनवरी 1915 में गांधी जी भारत आए। उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। इनके प्रभाव में आकर गांधी जी ने भारत की सक्रिय राजनीति से अपने को जोड़ा। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद का मजदूर आंदोलन 1918, खेड़ा सत्याग्रह 1918, असहयोग आंदोलन 1920-22। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है? चित्तरंजन दास को। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता था। देशबंधु का तात्पर्य द फ्रेंड ऑफ नेशन। चित्तरंजन दास इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए तथा वकील के रूप में इनकी सबसे बड़ी सफलता अलीपुर बम कांड केस में अरविंद घोष का बचाव करना था। उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। गांधी जी ने राष्ट्रवाद का मुंह दिन पर दिन की ओर मोड़ा था, तो आम जनता की ओर मोड़ा था। गांधी जी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। उस समय ब्रिटिश सरकार प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 ईस्वी में फंसी थी। गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया। गांधी जी का भारत में सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग 1917 ईस्वी में चंपारण जिले में किया। इसके बाद गांधी जी विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से भारतीय राजनीति में छा गए और आम जनता को राष्ट्रवाद की तरफ मोड़ा। किस आंदोलन के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी नामक नए नेता ने राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर संभाली? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला बड़ा प्रयोग था। 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में 3 कठिया पद्धति के विरोध में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह किया गया। यहाँ के किसानों को अपनी जमीन के कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करना तथा यूरोपीय मालिकों द्वारा तय दामों पर उन्हें बेचना पड़ता था। 1917 ईस्वी में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से चंपारण आने का आग्रह किया। चंपारण में गांधी जी के सहयोगी बाबू राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, महादेव देसाई, मजरूल हक, नरहरि पारिख और बृज किशोर थे। गांधी जी का यह आंदोलन सफल रहा। यूरोपीय निलय किसानों की 25% राशि वापस करने के लिए राजी हो गए और गांधी जी ने इसे स्वीकार कर लिया। महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह का प्रारंभ कहाँ से किया? चंपारण से। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? 3, 2, 1, 4। साइमन कमीशन, गांधी इरविन समझौता, क्रिप्स मिशन, देश का विभाजन। साइमन कमीशन फरवरी 1928 से 1927 में नियुक्ति हुई थी। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। क्रिप्स मिशन मार्च 1942। देश का विभाजन 1947। क्रिप्स मिशन, गांधी जिन्ना वार्ता, शिमला कॉन्फ्रेंस, कैबिनेट मिशन। तो इसका सही आंसर है डी, 3, 1, 4, 2।
क्रिप्स मिशन 1942, गांधी जी ने वार्ता 1944, शिमला कॉन्फ्रेंस 1945, कैबिनेट मिशन 1946। क्रिप्स मिशन 1942, गांधी जी ने वार्ता 1944, शिमला कॉन्फ्रेंस 1945, कैबिनेट मिशन 1946। शाही नौसेना का विद्रोह 18 फरवरी 1946, संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946, सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946, अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को हुआ। निम्नलिखित में से किस तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित किया? 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 की तिथि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस हेतु निश्चित की गई थी। वायसराय की अंतरिम सरकार के फैसले को नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र एवं संपूर्ण प्रभुता संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना की मांग की। उक्त तिथि को दंगे फैलाना एवं आतंक का माहौल बनाकर यह प्रदर्शित करना था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। यह कार्यवाही में नोआखली दंगे का प्रमुख केंद्र रहा। इस कार्यवाही में संविधान सभा किसने भारतीय संविधान का निर्माण किया? संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया या गठन किया था तो वो है कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। भारत में कैबिनेट मिशन मार्च 1946 को नई दिल्ली आया। इसमें ब्रिटिश कैबिनेट के 3 मंत्री लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस, लॉर्ड एपीजे अलेक्जेंडर, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स सम्मिलित थे। मिशन की घोषणा के समय इसके अध्यक्ष सर पैथिंग लॉरेंस ने यह स्पष्ट किया था कि इस मिशन का उद्देश्य स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करने के लिए शीघ्र ही एक कार्य प्रणाली तैयार करना तथा अंतरिम सरकार के लिए आवश्यक प्रबंध करना था। मिशन के प्रस्तावों के अनुसार संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधान सभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाना था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946 को आया। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 से भारत आया, 46 में भारत आया। इस मिशन के सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड के थे, पैथिंग लॉरेंस भारत सचिव थे और एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। इसने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया, प्रांतों के छोटे अथवा बड़े गुट बनाने के अधिकारी की पुष्टि की तथा प्रांतों को अब और 3 श्रेणियों में विभक्त किया। क्वेश्चन नंबर 165, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? मार्च 1946 को। नेहरू की अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री का नाम था लियाकत अली खां। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों जिसमें लियाकत अली सम्मिलित थे अंतरिम सरकार में शामिल हो गए। इस अंतरिम सरकार में लियाकत अली वित्त मंत्री बनाए गए। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: अंतरिम सरकार के अन्य मुख्यमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष या उपराष्ट्रपति थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना तथा प्रसारण मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। अरुणा आसफ अली रेलवे मंत्री थे। राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे। अगस्त 1946 में घोषित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई। कैबिनेट मिशन योजना के तहत अंतरिम सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई थी। लीग के अंतरिम सरकार में शामिल होने के बाद इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, डॉक्टर जान मथाई, जगजीवन राम, सरदार बलदेव सिंह, गजनफर अली खां, लियाकत अली खां, अब्दुर्रब निस्सार, इब्राहिम इस्माइल, चुंद्रीगौर,
सी राजगोपालाचारी एवं डॉक्टर C.H. भाभा शामिल थे। इसमें विधि मंत्री लीग द्वारा नामित योगेंद्र नाथ मंडल थे। लीग के 5 सदस्य इसमें कांग्रेसियों शरद चंद्र बोस, शफात अहमद खां और सैयद अली जहीर के स्थान पर शामिल किए गए थे। डॉक्टर S. राधाकृष्णन और B.R. अम्बेडकर इसमें शामिल नहीं थे। भारत विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा हुई थी 3 जून 1947 को। भारत विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा 3 जून 1947 को हुई थी। इसी के अनुरूप ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय एवं गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन 1947-48 थे। उन्होंने मार्च 1947 में कार्यभार संभाला और 3 जून 1947 को भारत विभाजन की योजना प्रस्तुत की। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम महामंत्री कौन था? दीवान चमन लाल। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। इसके उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा तथा महामंत्री दीवान चमन लाल थे। 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की नियुक्ति किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय योजना समिति की नियुक्ति की और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। हालांकि इस समिति की रिपोर्ट तैयार नहीं की जा सकी। क्वेश्चन नंबर 172। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब और किसने किया? मोहन सिंह 1942 में किया। आज़ाद हिंद फौज का गठन वर्ष 1942 में कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। वे ब्रिटेन की भारतीय सेना में अफसर थे। जब ब्रिटिश सेना पीछे हट रही थी तो मोहन सिंह जापानियों के साथ हो गए थे। जापानियों ने जब भारतीय युद्धबंदियों को मोहन सिंह को सुपुर्द कर दिया तो वे उनमें से वे लोगों को आज़ाद हिंद फौज में भर्ती करने लगे और कैप्टन मोहन सिंह आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति थे। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? कैप्टन मोहन सिंह। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल हुए थे 5। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल हुए थे। मुस्लिम लीग के शामिल होने के बाद अंतरिम सरकार में सदस्यों की संख्या 14 हो गई थी। इसमें कांग्रेस के 6, मुस्लिम लीग के 5, 1 ईसाई, 1 पारसी और 1 सिख सम्मिलित हुए थे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: प्रारंभ में मुस्लिम लीग के सरकार में सम्मिलित होने से इनकार करने के बाद 6 अगस्त 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। लॉर्ड वेवेल के प्रयास के बाद 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के सदस्य सरकार में शामिल हुए। मुस्लिम लीग के लियाकत अली को वित्त विभाग सौंपा गया। माउंटबेटन के जाने के पश्चात निम्न में से किसने गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48 थे। उनके पश्चात सी राजगोपालाचारी 1948 से 50 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस पद पर वे 26 जनवरी 1950 तक रहे। 1952 से 54 तक वे मद्रास के मुख्यमंत्री रहे। 1959 में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़कर स्वतंत्र पार्टी का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 176। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली था। भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट आर एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। उनका कार्यकाल 1945 से 1951 था।
इस दौरान ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में थी। क्वेश्चन नंबर 177। 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी थे। भारत विभाजन के समय जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये 23 नवंबर 1946 को मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे और नवंबर 1947 तक अध्यक्ष रहे। भारत में सांप्रदायिकता का विकास, तो ये अगला चैप्टर है और इसे अगली वीडियो में देखेंगे। तो आइए एक आध दो क्वेश्चन इसके देख लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के स्वाधीन होने की घोषणा किस दिन की गई थी? 3 जून 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट द्वारा पारित वह विधान है जिसके अनुसार ब्रिटेन शासित भारत का दो भागों यानी भारत तथा पाकिस्तान में विभाजन किया गया। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा 3 जून 1947 को की गई। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के फलस्वरूप ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हुआ, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक दो डोमिनियन की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई। तो यहीं पे क्वेश्चन समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।